नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे YouTube चैनल बैंकिंग ड्रीम्स पे। मैं प्रज्ञा सक्सेना आज आपके संग मिलकर सॉल्व करूंगी हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस ऑफ द डे। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चंस लेके आती हूँ जो जीके एंड जीएस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं हमारे। यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल जो हमारा री एग्जाम होने वाला है 2024 का। ओके, सो पहले मैं एक इंफॉर्मेशन आपको बता दूं। देखिए, यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा हमारा टेलीग्राम चैनल। बैंकिंग ड्रीम्स ने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है। ठीक है, इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, इसके मेंबर हो सकते हैं। ज्वाइन करके आपको फ्री मॉक टेस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ शीट्स प्रोवाइड की जाएंगी जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये सारा मटेरियल फ्रेंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी तक की यूट्यूब हिस्ट्री में कोई भी ऐसी कोचिंग, कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जिसने यूपी कांस्टेबल की बिना 1 रुपए लिए हुए सारा मटेरियल प्रोवाइड कराया हो, स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर प्रिपरेशन कराई हो। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है। आप हमारे बैंकिंग ड्रीम्स अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट को। एंड डू विजिट आवर बैंकिंग ड्रीम्स वेबसाइट। चलिए आते हैं आज हमारे पहले सवाल पे। देखते हैं आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। पहला सवाल पढ़ने से पहले दोस्तों, हमारा बैंकिंग ड्रीम्स ऐप लॉन्च हुआ है। ठीक है, इस ऐप पर भी आप इस ऐप को इंस्टॉल करिए। यहाँ पे भी आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, वर्कशीट्स प्रोवाइड की जाएंगी और अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्विज लाइक स्टैटिक, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबकी डिफरेंट क्विज वगैरह आपको प्रोवाइड की जाएंगी। एंड हम हमारी पूरी बैंकिंग ड्रीम्स की टीम आप सभी के लिए 24/7 अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या हो, मेरी बात आप तक ना पहुंच पा रही हो, कोई सिग्नल इशू हो, कुछ भी हो, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। आप अपनी प्रॉब्लम हमारे कमेंट सेक्शन यूज करके हम तक पहुंचाइए, हम आपको एज सुन एज पॉसिबल रिवर्ट बैक जरूर करेंगे। आते हैं आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। विदाउट वेस्टिंग अ मच टाइम, हमें 30 क्वेश्चंस अपने टाइमली कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। देखिए 10 डिग्री चैनल होता है जो हमारा, वो चार ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। चार ऑप्शंस में से किस द्वीप युग्म को, मतलब कौन से दो द्वीप हैं जिन्हें आपस में अलग कर देता है। दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान, लक्षद्वीप एवं मिनिकोय, अंडमान तथा निकोबार, या फिर पंबन तथा मन्नार। यहाँ सही जवाब है हमारा अंडमान तथा निकोबार द्वीप। अंडमान तथा निकोबार द्वीप को किसके द्वारा अलग किया जाता है दोस्तों? 10 डिग्री चैनल की ओर। 10 डिग्री चैनल दोनों को अलग करता हुआ, भेदता हुआ पार हो जाता है। ठीक है, यहाँ जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये मैंने आज इसलिए ऐड किया है हमारे सेशन में क्योंकि यही सेम क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। वहां आपके लिए सीधा सीधा लिख दिया कि अलग कौन करता है, यहाँ आपसे पूछ लिया गया कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। पृथक का मतलब आपको नहीं पता है, आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। पृथक करता का मतलब होता है किसी चीज को डिवाइड करना। ठीक है, किसी चीज को डिवाइड करना, पृथक का मतलब होता है डिवाइड करना, अलग करना। तो यहाँ पे भी हमारा जवाब सेम रहेगा। अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करने का कार्य करता है क्या? हमारा 10 डिग्री चैनल। आते हैं अपने अगले सवाल पे। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में प्रतिक्रिया किया जाता है? निकोबार एवं सुमात्रा, अंडमान एवं निकोबार, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट जो हमारे एग्जाम्स हुए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के, इनमें बार बार पूछा जाने वाला सवालों में से एक सवाल है। ये आज के सेशन का टॉप मोस्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। इसलिए मैंने इस सवाल को किस तरीके से पूछा जाएगा हर एंगल से आपको बता दिया। कंफ्यूज होने का स्कोप आपके पास अब नहीं बचता है दोस्तों। यहाँ हमारा सही जवाब है अंडमान एवं निकोबार। आते हैं अगले सवाल पे। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। देखिए जो हमारी 80 डिग्री पूर्वी देशांतर है और जो हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा का मतलब क्या है, किस रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, मैं अपने लास्ट सेशन में आपको बता चुकी हूँ। इन दोनों का जो मिलन बिंदु है, किस बिंदु पे आकर मिलती है, ये मिलन बिंदु कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या फिर मध्य प्रदेश में? सही जवाब है दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश में। देखिए दोस्तों, हमारी कर्क रेखा और जो हमारी 80 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना, ये दोनों नाम यहाँ लिखे हुए हैं सवाल में, कर्क रेखा और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत को 4 चतुर्भुजों में विभाजित करती है।
भारत को 4 चतुर्भुजों में विभाजित करती है ये दोनों रेखाएं, और कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बार भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। और इसमें एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट आता है, सवाल बहुत पूछा जाता है कि कपास भारत के सबसे महत्वपूर्ण फाइबर और नकदी फसलों में से एक है, और यह देश की औद्योगिक और कृषि अर्थव्यवस्थाओं में से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ कपास के बारे में मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि कपास भिन्न भिन्न इलाकों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हमारी इसी कर्क रेखा के चारों ओर जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है कपास के लिए। और कपास उगाने वाले सर्वाधिक क्षेत्र भी हमारे दक्षिण पश्चिम चतुर्थांश में स्थित हैं, और इसी दक्षिण पश्चिम चतुर्थांश को 2 भागों में विभाजित करती है हमारी 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा। ठीक, चलिए आते हैं अपने अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। भारतीय मानक समय, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं IST, निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है। देखिए जो हमारा IST है, भारतीय मानक समय, ये अगर आप किसी भी, मानिए कोई कंट्री है, अगर आप किसी भी कंट्री में कहेंगे कि इस स्थान से उस जगह का स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है, जो मानक समय है इस स्थान से कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पे भारत में कौन सी जगह है, लखनऊ, इलाहाबाद, नैनी, मेरठ या फिर मुजफ्फरनगर। सही जवाब है यहाँ पे इलाहाबाद, नैनी। आते हैं अगले सवाल पे। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है, उसके द्रव्यमान में क्या फर्क आता है दोस्तों। उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा, उसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाएंगे। उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। उसका द्रव्यमान व भार दोनों पूर्ववत रहेंगे, पूर्ववत मतलब दोनों ही सेम रहेंगे, पहले जैसे रहेंगे। देख लेते हैं यहाँ सही जवाब क्या है। सही जवाब है हमारा उस पिंड का, उसका से अर्थ है उस पिंड का जो द्रव्यमान होगा वो सेम रहेगा दोस्तों, वही रहेगा, पूर्ववत रहेगा, किंतु जो भार है वो भिन्न हो जाएगा, भार बदल जाएगा। देखिए जब भी किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है ना, तो उसका जो द्रव्यमान होता है सेम रहता है, पर जो भार में अंतर होता है कितना होता है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर जो वेट होता है, मतलब जो हमारा जी होता है, इसका मान 1/6 हो जाता है। समझिए, अगर पृथ्वी पर किसी चीज का वेट है 66 ग्राम, तो चंद्रमा पर जाकर उसका वेट हो जाएगा 66/6, मतलब 1/6 पार्ट हो जाएगा 66 का। ठीक, चलिए आते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। एक गोल पीपे, जिसे आप बैरल भी कह सकते हैं, बैरल मैंने यहाँ इसलिए ऐड कर दिया ताकि लिखकर कभी बैरल आ जाए तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि होता क्या है ये बैरल। एक गोल पीपे को खींच कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी बात है, जब हम घर में कोई नया सिलेंडर लगाते हैं, हम अपने भारी सिलेंडर को कभी उठाकर नहीं ले जाते, खींच के नहीं ले जाते, उसे लुढ़का कर ही ले जाना प्रेफर करते हैं, और वो इजी भी पड़ता है। हमसे पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। खींचने पर पीपे का संपूर्ण भार कार्यरत होता है, सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनीय घर्षण कम होता है, खींचते समय पीपे की सतह का अधिक क्षेत्रफल सड़क के संपर्क में आता है, या उपरोक्त के अलावा कई अन्य कारण हैं। सही जवाब है दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सर्पी घर्षण होता है, जिसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, किसी चीज को खींच के ले जाना, मतलब लुढ़का कर ले जाने, खींच के ले जाने की तुलना में जो लोटनीय घर्षण है, मतलब रोल करके ले जाना, लुढ़का कर ले जाने का जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है, आपको ताकत कम लगानी पड़ती है, आपके लिए सुगम होता है, इजियर मेथड होता है ये। ठीक, इसमें मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगी दोस्तों। देखिए यहाँ बात हो रही थी एक गोल पीपे के बारे में। जब भी दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तो उनके बीच में दोस्तों एक बल आता है। यहाँ दो वस्तुएं कौन सी हुई, हमारा गोल पीपा और हमारी धरती, जमीन। जब भी कोई दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तो उनके बीच में एक बल आता है, जिसके कारण वस्तु की गति में विरोध होता है। इसी को हम घर्षण बल कहते हैं, हमारा फ्रिक्शन यही कहलाता है। और इस घर्षण बल को वस्तु की दिशा से विपरीत लगता है। हमारा जो फ्रिक्शन होता है, मानिए हम वस्तु को खींच रहे हैं यहाँ पे, तो फ्रिक्शन कार्य करेगा इधर, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन वर्क करता है। यही कारण है कि जो हमारा सर्पी घर्षण होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, इसकी तुलना में जो लोटनीय घर्षण होता है ये कम होता है। ठीक, चलिए आते हैं अगले सवाल पे।
एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे से गेंद बंधी है। एक शाफ्ट है, उसमें धागे से गेंद बंधी है। शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि एक समान गति से मूव कर रहा है, समान गति से चल रहा है एक शाफ्ट, ठीक है। इस शाफ्ट में धागे की मदद से गेंद बंधी हुई है। अब जब ये शाफ्ट को अचानक से रोक दिया गया तो धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है चारों ओर, देखा होगा आपने। और गेंद का कोणीय वेग क्या हो जाता है? गेंद का कोणीय वेग बढ़ जाएगा, स्थिर रहेगा, घट जाएगा या फिर शून्य हो जाएगा। सही जवाब है हमारा, गेंद का जो कोणीय वेग होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है। देखिए ऐसा क्यों होता है? जब भी एक समान गति से कोई शाफ्ट, मानिए आपकी कोई शाफ्ट है जो कि समान गति से घूर्णित कर रही है, ठीक। अब इस शाफ्ट को आप अचानक से अगर रोक देंगे तो जो शाफ्ट कार्य करेगी एक पिंड का, शाफ्ट कार्य करेगी एक पिंड का, और इस पिंड द्वारा जो केंद्र पर बनाए गए कोण है इसे कोणीय वेग कहा जाता है। कोणीय वेग कहा जाता है, मतलब जो हमारी गेंद है, ये शाफ्ट से गेंद जुड़ी हुई है हमारी, ये गेंद हो गई हमारी पिंड। अब इसे जब आप अचानक से रोकेंगे तो जो कोणीय वेग हो गया, जिसका फॉर्मूला होता है W इज टू थीटा बाई टी, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोणीय वेग की मात्रक होता है रेडियन बटा सेकंड। ठीक, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आपके लिए इजी होगा समझना। आते हैं अगले सवाल पे। किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो, अगर कोई पिंड है, जैसे अभी पिंड पिछले उसमें था हमारी बॉल, अगर किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए, उसका त्वरण दुगना होगा। क्या उसका त्वरण दुगना हो जाएगा, उसका संवेग दुगना हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, या फिर उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी होगी? सही जवाब है हमारा उसका संवेग दुगना हो जाएगा। जब भी किसी पिंड के वेग को आप दुगना कर देते हैं, बढ़ाने की बात नहीं हो रही है यहाँ, ध्यान रखिएगा, दुगने करने की बात हो रही है, तो उसके साथ साथ उसका संवेग भी दुगना हो जाता है। देखिए किसी वस्तु का जो दोस्तों द्रव्यमान होता है ना, और उसके वेग के गुणनफल को आप संवेग कहते हैं। अगर आपसे यहाँ पूछ लिया जाता है, समझ नहीं आता है कि संवेग होता क्या है, तो जब भी किसी भी वस्तु के द्रव्यमान, जिसे आप एम से दिखाते हैं, कैपिटल एम, और उसके वेग स्मॉल वी, कैपिटल एम और स्मॉल वी का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, गुणनफल होता है, इससे निकल कर आता है संवेग किसी भी वस्तु का, ठीक। और संवेग एक एसआई मात्र, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं केजी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये पूछा जाता है कि संवेग होता क्या है, आपको अलग अलग डेफिनेशन दे देगा, पूछाएगा कि होता क्या है संवेग, और इसके साथ साथ इसकी एसआई यूनिट बताइए, एसआई मात्रक बताइए। तो इसकी एसआई मात्रक होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। चलिए आते अगले सवाल पे। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। ये परिघटना कागज व गिलास के मध्य घर्षण की कमी दर्शाती है, न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाती है, जड़त्व के गुण को दर्शाती है, या फिर त्वरण को दर्शाती है? देखते हैं यहाँ सही जवाब क्या है दोस्तों। सही जवाब है हमारा कि ये जो हमारी परिघटना है, ये जो हमारी परिघटना है, ये जड़त्व के गुण को दर्शाती है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, वह कहलाता है जड़त्व, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया। आगे आने वाले सेशंस में हम लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में भी बात करेंगे, डिफरेंट लॉज है इनर्शिया के, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी वस्तु, उस वस्तु का एक ऐसा गुण, मानिए मैं हूं, मैं चाहती हूँ कि मैं अगर सीधे बैठी हूँ तो मैं सीधे ही बैठी रहूं, जैसी स्थिति में बैठी हूँ ऐसे ही बैठे रहूं, तो ये जो मेरी चाह होगी, ये जो मेरा गुण है, इसे आप कहेंगे इनर्शिया, जड़त्व। और इसी जड़त्व के गुण को दर्शाता है ये जो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि आप पानी से भरे गिलास को खींचिए, उसके नीचे कागज दबा हुआ है, जब आप जैसे ही खींचेंगे वो गिलास का पानी वैसे का वैसे ही रह जाएगा, छलकेगा नहीं, ठीक है। आते अगले सवाल पे। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? सही जवाब इनमें से क्या हो सकता है? एक, तीन, चार, या फिर दो। यहाँ हमसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं। देखिए समस्थानिक को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों आइसोटोप्स।
आइसोटोप्स, कहीं आइसोटोप्स लिखा आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। समस्थानिक का मतलब होता है किसी भी चीज के आइसोटोप्स होना। समस्थानिक बेसिकली होता क्या है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं। परमाणु संख्या तो समान होती है, संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार डिफर करता है, अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। मतलब अगर यहाँ मैं बैठी हूँ, यहाँ आप बैठे हैं, तो मेरे पास अगर 2 समोसे हैं, आपके पास भी 2 समोसे हैं, लेकिन मेरे समोसे ज्यादा भारी हैं, आपके समोसे कम भारी हैं, तो हम होंगे आइसोटोप्स, आपस में हम कहलाएंगे एक दूसरे के समस्थानिक। ठीक, चलिए देखते हैं हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के दोस्तों 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है इनकी संख्या होती है 3, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। पहला इसमें आता है प्रोटियम। हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक है प्रोटियम, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। दूसरा समस्थानिक आता है ड्यूटेरियम। दूसरा हाइड्रोजन का समस्थानिक आता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक ऐसा समस्थानिक है जो भारी जल का निर्माण करता है। भारी जल जिसका फॉर्मूला होता है D2O। अब ये बताना यहाँ इसलिए जरूरत है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि भारी जल का निर्माण कौन करता है। भारी जल का निर्माण किया जाता है ड्यूटेरियम के द्वारा, और भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है D2O। ठीक, तीसरा होता है ट्राइटियम। ट्राइटियम, तो आपसे पूछा जाए अगर तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 3 आइसोटोप्स, 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम। देखिए ये जो ट्राइटियम होता है ना, रेडियो सक्रिय तत्व होता है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। इसी एक सवाल में से आपके 3-4 सवाल बन गए। यहाँ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा होता है, तो आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको क्लिक करके आना है, सही जवाब लगाकर आना है ट्राइटियम का। आते हैं अगले सवाल पे। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें, ऑक्सीकरण क्या होता है दोस्तों, सीधा सीधा सवाल हमसे पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, हाइड्रोजन को लाभ होता है, इलेक्ट्रॉनों को लाभ होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। सही जवाब है हमारा इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। देखिए ऑक्सीकरण शब्द अगर मैं आपको समझा दूं, किसी भी पदार्थ में जब ऑक्सीजन का योग होता है या फिर उससे हाइड्रोजन को हटाया जाता है तब इसको परिभाषित किया जाता है ऑक्सीकरण के नाम से। मतलब ऑक्सीजन का योग किया जाता है, ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का लॉस हो जाता है, हाइड्रोजन निकल जाता है, तब इस प्रोसीजर को कहा जाता है ऑक्सीकरण। ठीक, आते अगले सवाल पे। मेढक में दांत होते हैं, मेढक में कितने दांत होते हैं। होमोडोंट होते हैं मेढक के दांत, ट्रिकोडोंट होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सही जवाब है हमारा होमोडोंट होते हैं मेढक के दांत। ये सवाल लास्ट ईयर के हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया था दोस्तों। इसका सही जवाब है हमारे पास होमोडोंट होते हैं। मेढक के दांत होते हैं दोस्तों होमोडोंट। और होमोडोंट क्यों कहलाते हैं, क्योंकि होमोडोंट वह दांत होते हैं जो कि एक ही प्रकार के होते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, एक सिरे से शुरू जैसे हैं अंत तक वैसे के वैसे हैं, एक से दांत एक प्रकार के ही होते हैं होमोडोंट, उन दांतों को कहा जाता है होमोडोंट। तो मेढक के दांत होते हैं होमोडोंट। थेकोडोंट हमारे ऐसे दांत होते हैं जो मसूड़े में धंसे होते हैं, इसे थीकोडोंट कहते हैं। जैसे हमारे मनुष्य के दांत हो गए, ठीक है, मसूड़े में धंसे जो हमारे दांत है वो हो जाते हैं थीकोडोंट। और हेट्रीडोंट वह दांत होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसमें अलग अलग टाइप्स आते हैं, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम मैं फिर भी बता देती हूँ। जैसे इंसिसर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया, मोलर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और ह्यूमन के टीथ में ये दोनों आ जाएंगे, थीकोडोंट और हेट्रीडोंट। चलिए आते हैं अपने अगले सवाल भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन B12। सही जवाब है दोस्तों हमारा यहाँ पे विटामिन B1। देखिए विटामिन B1 की कमी से हमें बेरी बेरी रोग होता है, और विटामिन B1 का रासायनिक फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। विटामिन B1 का एक और नाम है, इसे हम जानते हैं थायमीन के नाम से। यह फल,
चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन या फिर अंकुरित अनाज इत्यादि में पाया जाता है। क्या हमारा विटामिन बी1, इसलिए विटामिन बी1 की कमी होना सही नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेप्सिन होता है हार्मोन, विटामिन, एंजाइम या फिर पोषक तत्व? सही जवाब है हमारा यहाँ पे एंजाइम, पेप्सिन होता है हमारा एंजाइम। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमें पता चल गया कि पेप्सिन क्या होता है। पेप्सिन क्या होता है एक एंजाइम, और एंजाइम क्या होता है, एंजाइम होता है प्रोटीन। एंजाइम एक ऐसा प्रोटीन होता है जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करके जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, किसके रूप में, जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं हमारे, चाहे शरीर की बात हो या शरीर से बाहर की बात हो, तो कभी भी किसी एंजाइम का कार्य बस इतना सा होता है कि जो भी प्रक्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, उन्हें तेज कर देता है। ठीक, जिन अणुओं पर एंजाइम काम कर सकते हैं उन्हें सबस्ट्रेट कहा जाता है। ये सवाल पूछा जाता है कि उन अणुओं का नाम बताइए जिन पर एंजाइम काम कर सकते हैं, इन अणुओं को कहा जाता है सबस्ट्रेट। और एंजाइम सबस्ट्रेट को विभिन्न अणुओं में परिवर्तित करता है जिन्हें उत्पाद कहा जाता है। मतलब मानिए ये हमारा अगर सबस्ट्रेट है, इस पे आगे हमारा एंजाइम काम करेगा और एंजाइम इन्हें अलग अलग अणुओं में परिवर्तित कर देगा, विभिन्न प्रकार के अणुओं में परिवर्तित कर देगा, और ये जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास निकल के आएगा इसे कहा जाता है उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? अगला सवाल हमसे हमारा पूछ रहा है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी? देखते हैं यहाँ सही जवाब क्या है हमारा, विटामिन सी। स्कर्वी रोग होता है हमारा विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी को आप एक और नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम आप कह सकते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। मैं लिख देती हूँ, एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी। विटामिन सी के जो मुख्य तत्व आप कह सकते हैं, कोई भी खट्टे रसदार फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर इत्यादि, इन सभी को आप अगर कंज्यूम करते हैं तो आपकी विटामिन सी की शरीर की पूर्ति पूरी हो जाती है। आते हैं अगले सवाल पे, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? कैल्शियम, आयोडीन, फ्लोरीन या फिर सोडियम? देखिए, अगर आप पढ़ के नहीं गए हैं तो आप लगा के आ जाएंगे कैल्शियम, क्योंकि दांतों का जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है साहब, कैल्शियम। पर नहीं, ये हो जाएगा गलत, यहाँ सही जवाब है फ्लोरीन। हमारे दांत को, हमारे दंत इनेमल को, दांतों की जो इनेमल होती है, इसको क्या कठोर बनाता है? इसको कठोर बनाने का काम करता है दोस्तों फ्लोरीन। ठीक, फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। ये भी पूछा जाता है कि फ्लोरीन की कमी अगर आपके शरीर में हो गई तो आप कौन से रोग से संक्रमित हो जाएंगे, कौन सा रोग लग जाएगा आपको? तो यहाँ रोग का नाम है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस नाम का रोग होता है किसकी कमी से? फ्लोरीन की कमी से। कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट है हमारे दांतों के लिए, और दांत में कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड, इस प्रकार के विभिन्न तत्व पाए जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारी मानव की जो दांत और हड्डियां होती हैं, इसमें कैल्शियम की मात्रा सबसे ज्यादा अधिक होती है। ठीक है, आते अगले सवाल पे, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा क्या है? लैक्टोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है या फिर फ्रक्टोज है? यहाँ हमारा सही जवाब है सुक्रोज है, जिसे हिंदी में सुक्रोज कहते हैं, इंग्लिश में भी सुक्रोज से कहा जाता है। रासायनिक रूप से जो गन्ने की शर्करा होती है हमारी, ये कहलाती है सुक्रोज। सुक्रोज बेसिकली आप कह सकते हैं सामान्य चीनी है, सामान्य चीनी है। यह एक डाइसेक्राइड है, डिसेक्राइड है। डिसेक्राइड क्या होता है हमारा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो मोनोसेक्राइड मिलकर इस एक अणु को बनाते हैं। मतलब जब दो मोनोसेक्राइड मिलते हैं और एक डाइसेक्राइड बनता है, जो कि होता है हमारा सुक्रोज। मोनोसेक्राइड होते हैं हमारे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। जो हमारे पौधे होते हैं, प्लांट्स में प्राकृतिक रूप से सुक्रोज मिलता है, मतलब प्लांट्स में उत्पादन जो होता है ना सुक्रोज का, प्राकृतिक रूप से होता है, जिससे टेबल शुगर को परिकृष्टित किया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पे, वनस्पति घी की औद्योगिक, ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया पूछी जा रही है कि वनस्पति घी बनाने की औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया कौन सी है? इस प्रक्रिया में क्या शामिल है? वियोजन, ऑक्सीकरण, अपचयन या फिर आयनीकरण? यहाँ सही जवाब है हमारा अपचयन। ठीक है, देखिए अपचयन क्या होता है, जब भी किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या फिर हाइड्रोजन का योग होता है, उसे अपचयन या अपकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन ऐड हो रही है
ऑक्सीजन हरास हो रही है, मतलब ऑक्सीजन लॉस हो रही है, तब इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपचयन की प्रक्रिया कही जाती है। ठीक है, चलिए, और इसी प्रक्रिया को प्रयोग करके, इसी प्रक्रिया के थ्रू हमारा वनस्पति घी बनाया जाता है। औद्योगिक लेवल पे बात हो रही है ये, ठीक है, औद्योगिक लेवल पे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे पूछ रहा है दोस्तों, श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हीलियम। सही जवाब है हमारा ऑक्सीजन तथा हीलियम। जो हमारे समुद्री गोताखोर होते हैं, ये जब पानी के नीचे जाते हैं तो ऑक्सीजन और हीलियम, ठीक है, इनके मिश्रण की गैस भरी हुई होती है, उस गैस को प्रयोग करते हैं अपने श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए। आते हैं अगले सवाल पे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक हुआ था, जो कि इसमें कौन विजयी हुआ था? हैदर अली अंग्रेज, मराठा, हैदराबाद का निजाम। इस हमारे पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें विक्ट्री हासिल की थी, कौन जीता था, कौन विजयी हुआ था? हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ? द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध या फिर द्वितीय मैसूर युद्ध? यहाँ सही जवाब है प्रथम मैसूर युद्ध। देखिए, जो हमारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था ना, ये चला था, मैंने आपको अभी बताया, 1767 से लेके 1769 तक चला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, इस ईस्वी में चला था ये। और यह युद्ध हमारा मद्रास की संधि के संग समाप्त हो गया। जब मद्रास की संधि हो गई अंत में, तो युद्ध, इस युद्ध की समाप्ति हो गई। आते हैं अगले सवाल पे। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई? मैसूर में, श्रीरंगपट्टनम में, बेंगलोर में या फिर कोयम्बटूर में? टीपू सुल्तान का नाम आए, एक ही नाम रट लीजिए, श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई थी श्रीरंगपट्टनम में। देखिए, टीपू सुल्तान मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता दे रही हूँ कि टीपू सुल्तान थे मैसूर के शासक, मैसूर के शासक थे। इन्होंने 1782 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक मैसूर में शासन किया था। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान को मैसूर के बाग और शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। ये हमने हमारे वेरी फर्स्ट सेशन में ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, और ये पिछले 2 साल में लगातार पूछा जाने वाला सवाल है कि शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? सही जवाब आता है हमारा नन अदर देन टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान ने भारत में फ्रांसीसियों के संग सकारात्मक संबंध बनाए रखे और उनकी मदद से ही अपनी सेना को आधुनिक बना लिया। सेना को आधुनिक बनाने के लिए टीपू सुल्तान ने बेसिकली फ्रांसीसियों को यूज किया। चलिए, आते हैं अगले सवाल पे। किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पोर्तो नोवो में हैदर अली को पराजित किया? तो देखिए, किसी भी सवाल को समझने के लिए ना पहले उसे सही से पढ़ा जाता है। जब आप किसी सवाल को हड़बड़ाहट में पढ़ेंगे, कंफ्यूजन में पढ़ेंगे, तो आप उस सवाल का सही जवाब जानते हुए भी गलत लगा के आ जाएंगे। तो जब भी कोई सवाल पढ़ते हैं, उसके जो मेन पॉइंट्स है, मेन वर्ड्स लिखे हुए हैं, उन वर्ड्स को हाईलाइट कर लिया करिए, अपने माइंड सेट कर लिया करिए कि हाँ, बात किसके बारे में हो रही है। बात हो रही है अंग्रेजी सेना, पोर्तो नोवो और हैदर अली के बारे में। इसमें पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी सेना को किसने नेतृत्व किया कि वो पोर्तो नोवो में जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में उसने हैदर अली को पराजित कर दिया, हरा दिया। कॉर्नवालिस, आयरकोट, मेलकॉम या फिर एल्फिंस्टन? यहाँ सही जवाब है हमारा आयरकोट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने इस विचार का खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था? देखिए, हमेशा जितने भी ब्रिटिश इतिहासकर्ता थे, इतिहासकार थे, उन सभी ने यही कहा अपनी बुक्स में, यही छापा कि भाई जो टीपू सुल्तान थे वो एक कट्टरपंथी थे। परंतु पहले ब्रिटिश इतिहासकार कौन बने जिन्होंने इस विचार को खंडित किया, कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन हमारे पास है विल्कस, किर्कपैट्रिक, पीई रॉबर्ट्स या फिर एच डॉर्डवेल। सही जवाब है हमारा पीई रॉबर्ट्स। अब देखिए, ऐसे याद करना आसान है, पीई आर, पर से याद कर लीजिए, पीई रॉबर्ट्स। ये ऐसे ब्रिटिश इतिहासकार थे जिन्होंने इस विचार का खंडन किया था, कहा था कि नहीं, टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी नहीं थे। अगला सवाल हमारा यहाँ पे आता है, टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिवंगत हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में? टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में लड़ाई करने के दौरान हुई थी?
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, या फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में? सही जवाब है हमारा चतुर्थ में आंग्ल मैसूर युद्ध में। और ये बहुत बहुत कॉमन सेंस का सवाल है, कुछ टफ नहीं है इसमें। हम सभी को पता, अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें पक्का पता होगा कि टीपू सुल्तान ने सारे ही आंग्ल मैसूर के युद्ध लड़े हैं। तो भाई जब लड़े हैं तो शुरू के 3 में तो मर नहीं गए होंगे, चौथे में आते आते उनकी मृत्यु हो गई थी, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मृत्यु हो गई थी उनकी। ठीक है, टीपू सुल्तान ने, देखिए, ये जो युद्ध था चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। अपने राज्य को पूर्ण रूप से सुरक्षित रख रखा था, परंतु परंतु 4 मई सन 1799 को जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें इनकी मृत्यु हो गई। किस डेट पे मृत्यु हुई थी? मृत्यु क्या तारीख थी? 4 मई 1799 को मृत्यु हुई थी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय, मतलब 3 पार्टी रहेंगी साहब यहाँ पे, त्रिदलीय, ठीक है, जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें थे अंग्रेज निजाम और अवध, अंग्रेज निजाम और मराठी, अंग्रेज निजाम और कर्नाटक, अंग्रेज मराठे और कर्नाटक। सही जवाब है हमारा अंग्रेज निजाम और मराठे। इन तीनों ने मिलके एक त्रिदलीय गुट बनाया, 3 दलों ने मिलके गुट बनाया, किसके खिलाफ? टीपू सुल्तान के खिलाफ। ठीक है, कॉर्नवालिस प्रेसिडेंट थे, कॉर्नवालिस के अंतर्गत ये गुट बनाया गया था। देखिए, ये जो हमारा त्रिपक्षीय संधि भी कह सकते हैं आप इसे, त्रिदलीय गुट को, ये जो त्रिपक्षीय संधि थी, इसमें 1791 से लेके 92 के बीच की बात हो रही है। ये 1791 से 1792 में टीपू सुल्तान के खिलाफ जो हमारे ब्रिटिश निजाम और मराठे थे ना, इन्होंने एक दल बना लिया, एक गुट बना लिया। इस गुट की स्थापना किसने की? कॉर्नवालिस, जिनका पूरा नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, टीपू सुल्तान को मैसूर के बादशाह के नाम, बाग के नाम से जाना जाता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। 1 सितंबर 1798 को हैदराबाद के निजाम, जिसका नाम था निजाम अली खान, ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के संग एक सहायक गठबंधन में प्रवेश किया था दोस्तों। और इसी प्रकार हैदराबाद को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश रक्षक बनने वाली पहली रियासत बन गया था, मतलब हैदराबाद। यहाँ एक और आपके पास सवाल जुड़ जाता है इंपॉर्टेंट, कि पहली आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश रक्षक बनने वाला पहला रियासत कौन था? तो हैदराबाद थी पहली रियासत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय सिख युद्ध में निर्णायक युद्ध इस स्थान पर हुआ था। निर्णायक युद्ध मतलब जो अंत का युद्ध हुआ था, जिस युद्ध से निर्णय बना था, यह युद्ध कहाँ हुआ था? किसके बारे में बात हो रही है? जो हमारे द्वितीय सिख युद्ध था। पेशावर, चिलियांवाला, गुजरात या फिर मुल्तान? सही जवाब है हमारा यहाँ पे चिलियांवाला। देखिए, जो हमारा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, आंग्ल सिख युद्ध द्वितीय, ठीक है, सेकंड की बात हो रही है। ये युद्ध पंजाब के सिख प्रशासित क्षेत्रों वाले राज्य तथा अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ये आपसे पूछ लिया जाएगा कब हुआ था? 1848 से लेके 1849 के बीच लड़ा गया था ये युद्ध। और इसके परिणाम स्वरूप सिख राज्य का संपूर्ण हिस्सा अंग्रेजी राज का अंग बन गया था, मतलब अंग्रेज जीत गए थे, सीधी सी बात है। जो हमारे द्वितीय सिख युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था? ये चिलियांवाला में। ठीक, चलिए दोस्तों आते हैं अगले सवाल पे। रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? दीनानाथ, गुलाब सिंह, हरे सिंह नलवा या फिर सामनमल? सही जवाब है हमारा यहाँ पे दीनानाथ। ठीक है, दीनानाथ का पूरा नाम था दीवान दीनानाथ। ठीक है, ये दीवान दीनानाथ जो थे, ये वित्त मंत्री थे रणजीत सिंह के, और सिख साम्राज्य के दरबार के एक अधिकारी थे ये। इन्होंने प्रीविसिली प्रीविसिल और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा उन्हें राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये एक और सवाल यहाँ पे बनता है दोस्तों, कि दीवान दीनानाथ को राजा की उपाधि किसने दी, या फिर रणजीत सिंह ने राजा की उपाधि किसको दी? यहाँ सही जवाब आ जाएगा, रणजीत सिंह ने दी दीवान दीनानाथ को राजा की उपाधि। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले सवाल पे। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? सवाल हमसे पूछ रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह, हरिहर सिंह नलवा,
शेर सिंह या फिर नौनिहाल सिंह? सही जवाब है हमारा यहाँ पे खड़क सिंह। दोस्तों, महाराजा खड़क सिंह जो थे हमारे, इनका जन्म हुआ था 22 फरवरी 1801। मृत्यु हुई है इनकी 5 नवंबर 1840 में। ठीक है, 22 फरवरी 1801 में जन्म हुआ है और 5 नवंबर 1840 में मृत्यु हुई है। ये सिख साम्राज्य के महाराजा थे। पूछा जाएगा अगर आपसे, आप लगाकर आ जाएंगे सही जवाब कि किस साम्राज्य को राज किया इन्होंने। सिख साम्राज्य के महाराजा थे। और महाराजा रणजीत सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। किसके? महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। मतलब ये सबसे बड़े पुत्र थे खड़क सिंह, किसके? महाराजा रणजीत सिंह के। ठीक। इन्होंने शासन कब से कब तक किया है? खड़क सिंह का अगर आपसे शासन काल पूछ लिया जाता है तो 1839 से लेके इनका शासन काल रहा है दोस्तों, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 27 जून 1839 से लेके 8 अक्टूबर 1839 तक करा है। जून से अक्टूबर तक चला है इनका शासनकाल बस। ठीक। इनके पूर्ववर्ती मतलब इनके पिता कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह थे। इनके बाद किसे गद्दी संभालनी थी? नौनिहाल सिंह को। ठीक है, इनके उत्तरवर्ती थे नौनिहाल सिंह। वजीर कौन थे इनके? राजा ध्यान सिंह। राजा ध्यान सिंह वजीर थे इनके। और दोस्तों इनका मैं आपको बता चुकी, जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, संतान किसके थे, इनकी संतान कौन थी, किस घराने से आते थे, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये आते थे संदवालिया जाट सिख से। संदवालिया जाट सिख के घराने से आते थे ये। इनकी माता का नाम था महारानी दातार कौन? महारानी दातार कौन? ठीक है, इनकी माता थी किसकी? खड़क सिंह की। मतलब ये वाइफ थी महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, चलिए आज का सेशन दोस्तों हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने कंप्लीट किए हैं हमारे टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस। मैं डेली बेसिस पे आप सभी के लिए क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ सो दैट आप अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम होने वाला है इसकी तैयारी जोरों शोरों से कर लें। और मैं ये बात 100% श्योरिटी से कह सकती हूँ कि लास्ट जो एग्जाम अभी ये आपका हुआ है यूपी कांस्टेबल का, उसका जो टफनेस का लेवल था उससे अपर लेवल का ही पेपर आने वाला है। क्योंकि कभी भी कोई री एग्जाम होता है तो जो टफनेस होती है उस पेपर की, जो ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हमेशा एक लेवल अप रखा जाता है री एग्जाम्स में। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए और सही डायरेक्शन में वर्क करते रहिए। हम आपके लिए 24/7 बैठे हैं यहाँ पे। कोई भी क्वेरी हो, डू कमेंट ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल। और आप हमारा ऐप फॉलो कर सकते हैं, हमारे ऐप इंस्टॉल करिए, बैंकिंग ड्रीम्स का हमारा ऐप, क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई भी क्वेरी हो, वी आर हियर। और तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, प्रज्ञा दिस साइड। थैंक यू एवरीवन।